नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत की नदियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हमारे पास कुछ नोट्स हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नाम से। काफी जानकारी है इनमें। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि भाई ये नदियां बहती कैसे हैं, क्या खास है इनमें, और क्यों ये इतनी जरूरी हैं दक्षिण भारत के लिए, है ना? जी बिल्कुल। और ये नदियां मतलब अपने आप में एक पूरी कहानी है उस क्षेत्र के भूगोल की। हाँ। और देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ। पानी का जो मुख्य बंटवारा है ना, वो होता है पश्चिमी घाट से। हाँ, वो पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। बिल्कुल। अब मजे की बात यह है कि यहां से निकलने वाली ज्यादातर बड़ी नदियां, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं हाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। और वहां जाकर डेल्टा बनाती हैं। लेकिन लेकिन कुछ नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती। हाँ, वही, वो एकदम उल्टी दिशा में बहती हैं, पश्चिम की ओर, अरब सागर में। और वो डेल्टा नहीं मुहाना बनाती है। मुहाना, ऐश्वरी जिसे कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब एक ही जगह से निकलकर अलग अलग रास्ते, अलग अलग अंत। इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये पूरा पश्चिम का बंटवारा और डेल्टा या मुहाना बनना, ये सिर्फ दिशा की बात नहीं है। ये उन नदियों के सफर की कहानी है कि वो कैसी जमीन से गुजरी, उनकी रफ्तार कैसी रही, वो अपने साथ क्या लाईं। पश्चिमी घाट का रोल इसमें बहुत अहम है। अच्छा, तो चलिए पहले उन नदियों को देखते हैं जो पूरब की तरफ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा क्या होता है, जरा ऐसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? सुनते तो हैं, पर असल में है क्या ये? हाँ, डेल्टा समझना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी, गाद मतलब तलछट लेकर चलती है। हाँ। जब वो समंदर के पास पहुंचती है तो उसकी ढालान कम हो जाती है, रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है। अच्छा। तो वो जो सारा मलबा, जो तलछट वो साथ लाई थी, उसे आगे ले जाने की ताकत उसमें रहती नहीं। तो वो उसे वहीं मुहाने पर जमा करने लगती है। ओके। धीरे धीरे ये जमाव बढ़ता जाता और एक नई जमीन बन जाती है, अक्सर पंखे या त्रिभुज के आकार की। इसी को डेल्टा कहते हैं। और क्योंकि ये नदी की लाई हुई ताजा मिट्टी होती है, ये जमीन बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, तो मतलब डेल्टा बनने के लिए नदी का धीमा होना और काफी सारा मलबा लाना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, उनके रास्ते में आखिरी में ढलान कम होती होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। पूरब की ओर बहने वाली ये ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां लंबा सफर तय करती हैं। ये काफी बड़े इलाके से कम ढलान वाले मैदानों से गुजरती हैं, तो समंदर तक पहुंचते पहुंचते वो धीमी हो जाती हैं और उन्हें तलछट जमा करने का पूरा मौका मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इन पूरब की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नाम आता है गोदावरी का। सुना है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, गोदावरी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से निकलती है। इसकी लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है और ये इसे प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबा बनाती है। 1465 किलोमीटर। जी। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी वो एरिया जिसका पानी इसमें आता है, वो बहुत ही बड़ा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ तक कि पुडुचेरी का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। बाप रे, इतने सारे राज्य! हाँ, और इसी विशालता और इसके महत्व के कारण इसे सम्मान से दक्षिण गंगा या कभी-कभी बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं। इसकी सहायक नदियां भी बड़ी हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब मिलकर इसके पानी को और बढ़ा देती हैं। वाकई दक्षिण गंगा नाम सार्थक लगता है। अच्छा, क्या बाकी पूर्वी नदियां भी इतनी ही बड़ी हैं, जैसे कृष्णा नदी? वो भी तो पश्चिमी घाट से ही निकलती है, महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी भी एक प्रमुख नदी है और काफी बड़ी है, हालांकि गोदावरी से थोड़ी छोटी है। इसकी लंबाई है करीब 1400 किलोमीटर। अच्छा, लगभग बराबर ही है। हाँ, करीब करीब। ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। इसकी भी अपनी बड़ी सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा और भीमा। ये काफी पानी लाती हैं इसमें। लेकिन कृष्णा नदी का जिक्र आते ही एक और बात ध्यान आती है, जो हमारे नोट्स में भी है। क्या? इसके पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों में काफी पुराना विवाद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच 1957 से चला आ रहा है ये। ओहो, 1957 से?
ये तो बहुत पुराना विवाद है। जी, ये दिखाता है कि पानी कितना कीमती संसाधन है और जब वो एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरता है तो कैसे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हाँ, पानी का बंटवारा तो हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी बारिश पर ज्यादा निर्भर है। अच्छा, गोदावरी और कृष्णा के बाद महानदी का भी नाम है लिस्ट में। ये कहां से शुरू होती है? महानदी, इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के पास सिहावा की पहाड़ियों से। छत्तीसगढ़ से? अच्छा। हाँ, इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ और फिर मुख्य रूप से ओडिशा से बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ये भी पूर्वी तट पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण डेल्टा बनाती है। चावल की खेती के लिए ये डेल्टा बहुत अहम माना जाता है। ठीक है। और फिर एक और प्रमुख नदी है कावेरी, जो दक्षिण में तो शायद और भी ज्यादा पूजी जाती है। नोट्स कहते हैं कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी क्या कहानी है? कावेरी, हाँ, इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित करती है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावती प्रमुख हैं। कावेरी की खास बात ये भी है कि ये अपने रास्ते में कुछ नदी द्वीप बनाती है, जैसे शिवसमुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। ये द्वीप धार्मिक और ऐतिहासिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। नदी द्वीप? अच्छा। जी, और एक और दिलचस्प बात, पानी के आयतन मतलब वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा माना जाने वाला जलप्रपात शिवसमुद्रम झरना वो इसी कावेरी नदी पर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात, हाँ, ये तो बहुत फेमस है। तो मतलब लंबाई कम होने पर भी पानी का बहाव बहुत तेज हो सकता है। बिल्कुल। कावेरी में पानी का बहाव साल भर अपेक्षाकृत बना रहता है, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से पानी मिलता है कुछ हद तक। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये थी पूरब की और बहने वाली प्रमुख नदियां, लंबा सफर, धीमा अंत और उपजाऊ डेल्टा। अब वापस आते हैं उस पहेली पर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती? ये मुहाना क्या बला है? हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। जैसा हमने पहले बात की थी, डेल्टा के लिए नदी को धीमा होकर तलछट जमा करना होता है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का सफर थोड़ा अलग किस्म का है। मुहाना या एस्चुरी वो जगह होती है जहां नदी का ताजा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। एक तरह का खुला हुआ मुंह समझिए नदी का। खुला हुआ मुंह? हाँ, ये अक्सर गहरा होता है। यहाँ डेल्टा की तरह नई जमीन नहीं बनती, बल्कि नदी सीधे समुद्र में समा जाती है। यहाँ पानी मीठा और खारा मिला जुला सा होता है। तो नर्मदा और ताप्ती ये मुहाना क्यों बनाती हैं? क्या कारण है? क्या ये धीमे नहीं पड़ती या मलबा नहीं लाती? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इनका रास्ता पूरब वाली नदियों के मुकाबले छोटा है और ज्यादा ढलान वाला है। अच्छा, छोटा और तेज ढलान वाला। जी, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नदियां बहुत कठोर चट्टानों वाले इलाके से गुजरती हैं, खासकर भ्रंश घाटियों से, रिफ्ट वैलीज से। भ्रंश घाटी? हाँ, ये शब्द नर्मदा के साथ जुड़ा था। जितनी पूरब वाली नदियां लाती हैं, तो नतीजा ये होता है कि जब ये समंदर तक पहुंचती हैं तो इनके पास डेल्टा बनाने लायक मलबा होता ही नहीं है और ये सीधे एक गहरे मुहाने के तौर पर समुद्र में मिल जाती हैं। भ्रंश घाटी, ये क्या होती है ठीक से? नर्मदा के बारे में था कि ये मैकाल रेंज के अमरकंटक तथार से निकलती है और फिर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की भ्रंश घाटी से बहती है। हाँ, देखिए, भ्रंश घाटी भूगर्भीय हलचलों से बनती है। आसान भाषा में समझें तो जैसे जमीन का एक लंबा हिस्सा अपने आसपास के जमीन के मुकाबले नीचे धंस जाए। अच्छा, जैसे कोई खाई बन जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे दोनों तरफ ऊंची कगारों वाली एक लंबी गहरी घाटी बन जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही ऐसी ही घाटियों से होकर बहती हैं। ओह, अच्छा। और ये चीज इन्हें प्रायद्वीपीय भारत की बाकी नदियों से अलग बनाती हैं। आमतौर पर प्रायद्वीपीय नदियों का रास्ता तय होता है, ज्यादा घुमावदार नहीं होता और अक्सर वो मौसमी होती हैं। लेकिन भ्रंश घाटी से बहने के कारण नर्मदा और ताप्ती का चरित्र थोड़ा अलग है। इनका रास्ता ज्यादा सीधा और गहरा होता है। ये तो वाकई बहुत ही खास बात है।
नर्मदा की लंबाई करीब 1312 किलोमीटर बताई गई है। जी हाँ। और इसके रास्ते में वो मशहूर धुआंधार फॉल्स भी हैं जबलपुर के पास। जी है, बिल्कुल। नर्मदा जब मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती है तो वहां ये एक शानदार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार। पानी इतनी तेजी और ऊंचाई से गिरता है कि पानी की बूंदें धुएं की तरह उड़ती हैं, इसीलिए नाम पड़ा धुआंधार। वाह। और आगे चलकर गुजरात में इसी नदी पर सरदार सरोवर जैसा बड़ा बांध भी बना है। सिंचाई और बिजली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। हालांकि इसके बनने को लेकर काफी विवाद भी रहे हैं। हाँ, सुना है उसके बारे में। और अंत में ये गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में मिल जाती है मुहाना बनाते हुए। बिल्कुल। और ताप्ती नदी, वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। जी। और वो भी भ्रंश घाटी से। जी, ताप्ती नदी जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, वो भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज के मुल्ताई नाम की जगह से निकलती है। और ये भी नर्मदा के लगभग समानांतर दक्षिण में एक दूसरी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, ये नर्मदा के पैरेलल चलती है। हाँ, काफी हद तक। ये मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरकर सूरत के पास अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के क्लासिक उदाहरण हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की एक अनूठी पहचान है। तो ठीक है, अगर हम इस पूरी बातचीत को अब समेटें तो प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मतलब वो कौन से बड़े पैटर्न हैं जो हमें यहाँ दिखते हैं? हाँ, तो देखिए, कई दिलचस्प पैटर्न साफ दिखते हैं। पहली बात तो ये कि पश्चिमी घाट एक बहुत बड़े जल विभाजक का काम करता है। हाँ, ये तो शुरुआत में ही बात हुई थी। जी, वही तय करता है कि नदी पूरब जाएगी या पश्चिम। दूसरी बात, पूरब की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी ये लंबी हैं, धीमी होती हैं आखिर में और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ठीक। तीसरी, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां नर्मदा और ताप्ती ये छोटी हैं, तेज हैं और भ्रंश घाटियों से गुजरने की वजह से डेल्टा नहीं, मुहाना बनाती हैं। ओके। चौथी बात, इन नदियों का रास्ता आमतौर पर फिक्स होता है। हिमालय की नदियों की तरह ये अपना रास्ता ज्यादा बदलती नहीं है। और पांचवी, नर्मदा और ताप्ती को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर नदियां बारिश पर निर्भर है, मतलब मॉनसून पर। इसलिए उनमें पानी का बहाव साल भर एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो हमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से इसे समराइज किया। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक मोटा मोटा नक्शा। कहाँ से आई, किधर गईं और क्यों कुछ डेल्टा बनाती हैं तो कुछ मुहाना। जी, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये नदियां सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, ये तो जीवन रेखाएं हैं। सही बात है। इन पर खेती निर्भर है, शहर बसे हैं इनके किनारे, इनसे बिजली बनती है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन पर टिका है। इसलिए इनका बर्ताव समझना, चाहे वो डेल्टा बनाना हो या भ्रंश घाटी से गुजरना, ये सिर्फ भूगोल की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये भारत के आज और कल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि कैसे जमीन की बनावट, जैसे पश्चिमी घाट या भ्रंश घाटियां, नदियों के रास्ते और उनके अंत को तय करती हैं। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, अपने इलाके की पूरी भूगर्भीय कहानी कहती चलती हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है जो हमें भविष्य की तरफ देखने को मजबूर करता है। जी। हमने कृष्णा नदी के जल विवाद की बात सुनी, नर्मदा पर सरदार सरोवर जैसे बड़े बांधों का जिक्र किया। हमारे नोट्स भी बताते हैं कि इन नदियों पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में आगे चलकर इन कीमती पानी के स्रोतों का प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे हम विकास की जो ज़रूरतें हैं, सिंचाई, बिजली, उद्योग और नदी का अपना स्वास्थ्य, उसका पर्यावरण और उस पर निर्भर लोगों के अधिकार, इनके बीच एक टिकाऊ संतुलन बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, और ये सिर्फ सरकार या इंजीनियरों का सवाल नहीं है, ये हम सबको मिलकर सोचना होगा। ये एक विचारणीय मुद्दा है।